फ्रेंड्स, एलबीएस कनोरा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, बीए बीएड फर्स्ट ईयर की किताब बाल्यावस्था एवं विकास, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। फर्स्ट इकाई का फर्स्ट चैप्टर, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं बुद्धि, इंटेलिजेंसी, यौन सेक्सुअल, आंतरिक ग्रंथियां, जाति, पोषाहार, रोग, घर का वातावरण, गर्भकालीन अवस्था। उसके बाद हम बात करेंगे शिशुअवस्था का विकास, विशेषता एवं शिक्षा। तो वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला, जैसे कि हमने बताया था कि वृद्धि जो है वो कुछ समय तक होती है, उसके बाद उसका रुकना संभव हो जाता है। एक निश्चित आयु के बाद वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। लेकिन विकास आज जीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है जो मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी कि कह सकते कई विद्वानों को ये भी मानना है कि गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक की जो बालक का विकास जो होता है वो विकास आज जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो बात करते हैं हम वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। उसमें सबसे पहला है बुद्धि। अब बालक के विकास पर अनेक बातों का प्रभाव पड़ता है। कुछ तत्व उसके विकास में सहायक होते हैं तो कुछ विकास को कुंठित और या निलंबित कर देते हैं। बालक के विकास पर जिन तत्वों का प्रभाव पड़ता है उनमें से कुछ तो स्वयं उसके अंदर विद्यमान होते हैं और कुछ उसके वातावरण में पाए जाते हैं। विकास को प्रभावित करने वाली कुछ बातों का संक्षेप में नीचे प्रकाश डाला गया है, जैसा कि पहला बुद्धि, इंटेलिजेंस। विकास पर जिन तत्वों का प्रभाव पड़ता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व बालक की बुद्धि समझी जाती है। परीक्षणों को और प्रयोगों से इस बात को प्रमाणित किया गया है कि तीव्र बुद्धि के बालकों का विकास मंद बुद्धि के बालकों के विकास की अपेक्षा अधिक तेजी से होता है। इस बात की पुष्टि एक मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों से सरलतापूर्वक की जाएगी। टर्मन ने एक अध्ययन में पता लगाया कि बहुत प्रखर बुद्धि के बालकों में ये क्रिया 13 महीने और बोलने वाले क्षमता 11 महीने में प्रकट हुई, जबकि बहुत दुर्बल वृद्धि के बालकों में ये क्रियाएं क्रमशः 30 या 15 महीनों में उत्पन्न हुई। इसी प्रकार बुद्धि और काम शक्ति के विकास में भी यही संबंध पाया जाता है। प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट बुद्धि के बालकों में काम शक्ति का प्रथम उदय सामान्य बुद्धि के बालकों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व ही हो जाता है। यानी कि सामान्य जो बालक होते हैं और प्रखर बालक जो होते हैं, तेज बुद्धि वाले, तो तेज बुद्धि वाले बालकों का जो विकास होता है बुद्धि का, वो सामान्य बालकों की बुद्धि से 2 या 3 महीने पहले हो जाता है, वर्ष पहले हो जाता है। दुर्बल बुद्धि के बालकों में या तो काम शक्ति परिपक्व ही नहीं हो पाती या उसकी परिपक्वता काफी विलंबित होती है। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि बुद्धि बालक के विकास को काफी सीमा तक प्रभावित करती है। नंबर 2, यौन सेक्सुअल। बुद्धि की भांति यौन वेद का प्रभाव न केवल शारीरिक विकास पर पड़ता है बल्कि मानसिक गुणों का विकास भी इसके द्वारा प्रभावित होता है। जन्म के समय लड़के लंबाई में लड़कियों से कुछ अधिक होते हैं। जन्म के समय लड़के लंबाई में लड़कियों से कुछ अधिक होते हैं, परंतु बाद में लड़कियों का विकास अधिक तेजी से होता है और लड़कों की अपेक्षा पहले की परिपक्वता को प्राप्त हो जाती है। जन्म के समय तो लड़के लड़की की अपेक्षा अधिक लंबाई में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका विकास होता है तो लड़कियों का विकास जो होता है वो लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से होता है। काम शक्तियाँ लड़कियों में लड़कों से 1 या 2 वर्ष पूर्व ही परिपक्व हो जाती है। 10-11 वर्ष की अवस्था में पहुंचकर समान आयु की लड़के की अपेक्षा कुछ लंबी हो जाती है। 10 वर्ष जैसे हो जाती है तो लड़कों की लंबाई कम और लड़कियों की लंबाई अधिक तीव्र गति से होती है। बुद्धि, परीक्षणों से पता चलता है कि मानसिक विकास में भी लड़कियां
लड़कों की अपेक्षा कुछ पहले ही मानसिक परिपक्वता को प्राप्त हो जाती है। ये सारी भिन्नताएं यौन भेद के कारण ही दिखलाई पड़ती है। अतः यह कहा जा सकता है कि बालक के विकास पर उसके पुरुष या स्त्री होने का प्रभाव पड़ता है। अगला है आंतरिक ग्रंथियां, इंटरनल ग्लैंड्स। मनुष्य के शरीर के भीतर बहुत सी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों के कारण शरीर के भीतर विभिन्न प्रकार के रसों की उत्पत्ति होती रहती है। इन रसों पर अनेक प्रकार के शारीरिक व मानसिक विकास निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए गले में स्थित पैराथायराइड ग्रंथि कैल्शियम उत्पन्न करती है। गले में जो स्थित होती है पैराथायराइड ग्रंथि, वो कैल्शियम उत्पन्न करती है, जिससे शरीर में हड्डियों का निर्माण होता है। अब थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन्स उत्पन्न होता है। थायराइड ग्रंथि जो दूसरे थायराइड हार्मोन उत्पन्न होता है, जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। सीने में स्थित थाइमस ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित पिनियल ग्रंथि की अति क्रियाशील के कारण शरीर का सामान्य विकास रुक जाता है। बालकों के भीतर बचपन बहुत दिनों तक बना रहता है। गोनोड की मंद क्रियाशीलता से तरुणावस्था आने में विलंब होता है और उसके अधिक क्रियाशील हो जाने से यौन परिपक्वता जल्दी आ जाती है। अगला है जाति, कास्ट। बालकों के शारीरिक और मानसिक विकास पर जाति का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ते हुए देखा गया है। इस बात की पुष्टि अनेक उदाहरणों द्वारा की जा सकती है। निग्रो, भारतीय, नेपाली, भूटानी और चीनी बालकों का विकास यूरोपीय भिन्नता ही मानी जाती है। एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों से न केवल शारीरिक गठन, वर्ण एवं आकृति में ही भिन्न होते हैं, बल्कि जातीय भिन्नता का प्रभाव उनकी बौद्धिक, नैतिक और अन्य मानसिक क्षमताओं के विकास पर भी दूर तक पड़ता है। अगला है पोषाहार, न्यूट्रिशन। पोषाहार की गणना उन तत्वों में की जाती है जो बालक को बाहरी वातावरण से प्राप्त होते हैं। बुद्धि, यौन ग्रंथि और जाति के समान वह जो बालक के भीतर जन्म से ही नहीं विद्यमान होता। पोषाहार का प्रभाव शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के विकास पर जिस सीमा तक पड़ता है सभी को विदित है, परंतु बालक के विकास में भोजन की मात्रा का उतना महत्व नहीं होता जितना भोजन के भीतर पाए जाने वाले पोषक तत्व जैसे विभिन्न विटामिन आदि का। शारीरिक दुर्बलता और दांत और चर्म संबंधी बीमारियों का कारण पौष्टिक भोजन का अभाव होता है। अगला है रोग। रोग में हम बात करें तो शारीरिक बीमारियों और आघातों का शारीरिक विकास पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। बचपन की गंभीर बीमारियों जैसे टाइफाइड आदि अथवा मस्तिष्क आघात का प्रभाव बहुत कुछ दिनों तक बना रहता है, जिसके फलस्वरूप बालक उचित शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य नहीं प्राप्त कर पाता। इसके विपरीत जो बालक स्वस्थ रहता है उसका विकास सामान्य ढंग से चलता है और वह ठीक समय पर परिपक्वता प्राप्त कर लेता है। अगला है घर का वातावरण। अब बालक के विकास पर वातावरण का वंश परंपरा के समान ही प्रभाव पड़ता है। बालक को उसके घर का वातावरण अन्य वातावरण से पहले ही प्राप्त हो जाता है, अतः उसका प्रभाव उसके विकास पर काफी दूर तक पड़ता है। जिस घर में बालक अन्य बालकों को नहीं पाता वहाँ उसका विकास अपेक्षाकृत मंद गति से चलता है, परंतु उसके विपरीत जिस परिवार में कई बालक होते हैं वहाँ सबसे छोटे बालक को अनुकरण को पर्याप्त अवसर मिलता है और इसलिए उसका विकास अधिक तेजी से के साथ होता है। अतः परिवार में किसी बालक का कौन सा स्थान है यह बात भी उसके विकास को प्रभावित करती है, यानी घर का वातावरण कैसा होगा वो उसका विकास किस तरीके से तो उसको प्रभावित करती है। अगला है गर्भकालीन अवस्था। तो यह अवस्था गर्भाधान के समय को लेकर जन्म से पहले की अवस्था है। इस अवस्था का सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा इसमें विकास की गति अधिक तीव्र गति से होती है। गर्भावस्था की अवस्था जो होती है उसमें विकास की गति जो होती है वो सबसे तीव्र गति से होती है, किंतु जो परिवर्तन इस अवस्था में उत्पन्न होते हैं वे विशेष रूप से शारीरिक होते हैं। शारीरिक रूप से इसमें परिवर्तन हमें नजर आते हैं। गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह की अवस्था, इस अवस्था में प्राणी अंडे के आकार का होता है। इस अंडे में भीतर तो
कोष्ठ विभाजन की क्रिया होती रहती है, परंतु ऊपर से किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखलाई पड़ता। लगभग 1 सप्ताह तक यह अंडाकार जीव गर्भाशय में तैयार रहता है, जिसके कारण इसे कोई विशेष पोषाहार नहीं मिल पाता है। परंतु 10 दिन बाद यह गर्भाशय की दीवार से सट जाता है और माता के शरीर पर भोजन के लिए आश्रित हो जाता है। तीसरे सप्ताह से लेकर दूसरे महीने के अंत तक गर्भकालीन विकास की दूसरी अवस्था होती है, जिसे भ्रूणावस्था कहा जाता है। इस अवस्था के जीव को पूर्ण भ्रूण कहते हैं। विकास की गति बहुत तीव्र होने के कारण इस अवस्था में पूर्ण भ्रूण के भीतर अनेक परिवर्तन हो जाते हैं। शरीर के प्राय सभी मुख्य अंगों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। दूसरे महीने के अंत तक भ्रूण की लंबाई 1.25 इंच से 2 इंच तक तथा इसका भार लगभग 2 ग्राम हो जाता है। परंतु भ्रूण के स्वरूप वैसा नहीं होता जैसा नवजात शिशु का होता है। इस अवस्था में शरीर का विकास अन्य अंगों से अनुपात में बहुत बड़ा होता है। नाक भी सिर के काफी नीचे स्थित होती है। नाक में भी केवल एक ही छिद्र होता है और माथे की चौड़ाई आवश्यकता से अधिक होती है। भ्रूण का निर्माण 3 परतों से होता है। बाहरी परत को एक्टोडर्म, बीच वाली परत को सोडर्म और आंतरिक परत को एंडोडर्म कहा जाता है। इन्हीं 3 परतों से शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण हो जाता है। बाहरी परत से त्वचा, नाखून, दांत, बाल और नाड़ी मंडल का निर्माण होता है। इनमें से मस्तिष्क का विकास तो बड़ी तेजी से होता है। 4 सप्ताह की अवस्था में मस्तिष्क के विभिन्न भागों को पहचाना जा सकता है। बीच की परत से त्वचा की भीतर परत और मांसपेशियों का निर्माण होता है। इसी प्रकार आंतरिक परत से फेफड़े, यकृत, पाचन क्रिया से संबंधित अंग तथा विभिन्न ग्रंथियां बनती हैं। गर्भकालीन विकास की तीसरी और अंतिम अवस्था गर्भस्थ शिशु की अवस्था कही जाती है। यह तीसरे महीने के से प्रारंभ से जन्म लेने से पूर्व तक की अवस्था होती है। इस अवस्था को निर्माण की अवस्था नहीं बल्कि विकास की अवस्था समझना चाहिए, क्योंकि भ्रूणावस्था में जिन जिन अंगों का निर्माण हो गया होता है उन्हीं का विकास इस अवस्था में होता है। प्रत्येक महीने के गर्भस्थ शिशु के आकार तथा भार में वृद्धि होती रहती है। 5 महीने में इसका भार जो होता है वो 10 औसत और लंबाई 10 इंच होती है। 8वें महीने में शिशु वजन में 5 पौंड का हो जाता है और लंबाई 18 इंच की हो जाती है। जन्म के समय शिशु का भार 7-7.5 पौंड और लंबाई 20 इंच होती है। जन्म के समय शिशु का भार 7-7.5 पौंड और लंबाई 20 इंच होती है। इस अवस्था में हृदय, फेफड़े, नाड़ी मंडल भी कार्य करने लगते हैं। यहाँ तक कि यदि 7वें महीने में भी बच्चा पैदा हो जाता है तो वह जीवित रह सकने योग्य होगा। तो ये कुछ बुद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले तत्व थे। आगे हम बात करते हैं शैशवावस्था, इन्फेंसी डेवलपमेंट, कैरेक्टर्स एंड एजुकेशन।
शिशुआवस्था एवं विकास, इन्फेंसी एंड डेवलपमेंट। सामान्यतः शिशु के जन्म के उपरांत के प्रथम 6 वर्ष शिशुआवस्था कहलाती है। एक तो आप इसकी एक लिख लीजिए, जन्म से 6 वर्ष, ये अवस्था जो होती है वो शिशुआवस्था कहलाती है। आगे बात करते हैं, शिशु को अंग्रेजी भाषा में इन्फेक्ट कहते हैं। इन्फेक्ट लैटिन भाषा के शब्द से बना है, अतः इन्फेक्ट का शाब्दिक अर्थ है बोलने में अक्षम। इन्फेक्ट शब्द का प्रयोग शिशु की उस अवस्था तक के लिए किया जाता है जब वे सार्थक शब्दों का प्रयोग प्रारंभ करने लग जाता है। सामान्यतः 3 वर्ष की आयु तक का बालक शब्दों का सार्थक प्रयोग करना शुरू कर देता है, यानी कि शिशुअवस्था हम उसे कहते हैं इनफैक्ट को इंग्लिश में लैटिन भाषा के शब्द में सार्थक शब्दों का प्रयोग करने वाला। और इनफैक्ट बच्चा जो होता है वो 3 वर्ष की अवस्था में सार्थक शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। इसलिए तकनीकी दृष्टि से 0 से लेकर 3 वर्ष की आयु की अवधि शिशुअवस्था कहते हैं। शिशुअवस्था बालक के निर्माण का काल है। शिशु जन्म के पश्चात मानव निर्माण की प्रथम अवस्था है। न्यूमैन के शब्दों में 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। फ्राइड के अनुसार मनुष्य का जो कुछ भी बनना होता है वह प्रथम 4-5 वर्षों में बन जाता है। सभी अवस्थाओं में शिशुअवस्था महत्वपूर्ण है। यह अवस्था ही वह आधार है जिस पर बालक का भविष्य या उसे जीवन का निर्माण होता है। शिशुअवस्था से तात्पर्य बच्चों के जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का काल से होता है, और इस अवस्था में विकास से तात्पर्य जन्म से 6 वर्ष तक के सामान्य बच्चों के औसत विकास से होता है। जब हम सामान्य बच्चों की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य ऐसे बच्चों के विकास से होता है जो वंशानुक्रम से प्राप्त शक्तियों के आधार पर सामान्य होते हैं, जिनका पर्यावरण भी सामान्य होता है। शिक्षा की दृष्टि से बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक और सामाजिक विकास का अधिक महत्व होता है। इसीलिए यहाँ हम जन्म से 6 वर्ष के बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक और सामाजिक विकास का ही प्रकाश दिया जा रहा है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से प्रारंभ से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। जन्म के समय बच्चे के शरीर की बनावट बड़े बच्चे से भिन्न होती है। पहले 2 सप्ताह का बच्चा नवजात शिशु कहलाता है, और नवजात शिशु की त्वचा लाल, सिकुड़ी हुई तथा खुरदरी होती है। शिशु 18 से 22 घंटे रोता है, वह भूख लगने पर सो जाता है और फिर पेट भरने पर सो जाता है। वैलेंटाइन के अनुसार शिशुअवस्था सीखने का आदर्श काल है। वाटसन के अनुसार शिशुअवस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक है। अब बात करते हैं शिशुअवस्था और शारीरिक विकास। शिशुअवस्था एवं शारीरिक विकास। बच्चों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। देखा यह गया है कि जैसे जैसे बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है वैसे वैसे उनके सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के भाषाई कौशलों में विकास होता रहता है। मानसिक विकास और भाषाई विकास का तो चोली दामन का साथ है। मानसिक विकास और शारीरिक विकास का चोली दामन का साथ होता रहता है। मानसिक विकास और भाषाई विकास की यह चोली दामन का साथ है, ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे को डिपेंड रहते हैं। जन्म के बाद 6 माह तक के बच्चे रोने, हंसने और कुछ निरर्थक मूल प्रवर्तनात्मक ध्वनियों को ही करते हैं। उन्हें किसी प्रकार का शब्द ज्ञान नहीं होता। लगभग 12 माह की आयु पर वे अपने बड़ों का अनुकरण कर दो माँ, पा जैसे शब्दों, अधूरे शब्दों को बोलने लगते हैं। दूसरे वर्ष में वे निकटतम व्यक्तियों एवं वस्तुओं जैसे माँ, पापा, दूध, रोटी, केला आदि शब्द बोलने लगते हैं और लगभग 200 शब्द सीख जाते हैं और 2-2 शब्दों के
वाक्य भी बोलने लगते हैं। तीसरे वर्ष में वे अपने पर्यावरण में प्रयोग किए जाने वाले लगभग 350 नए शब्द और सीख जाते हैं और 3-3 व 4-4 शब्दों के वाक्य बोलने लगते हैं। 3 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद बच्चे अपने पर्यावरण के संज्ञा शब्दों का बहुवचन सीखने लगते हैं और प्रयोग होने वाले कुछ सर्वनाम शब्दों एवं क्रिया शब्दों को सीखने लगते हैं। 4 वर्ष की आयु पूरी होते होते वे लगभग 350 नए शब्द सीख जाते हैं। 5वें वर्ष में बच्चे अपने पर्यावरण की सभी साधारण वस्तुओं, पशुओं, पक्षियों, रंगों आदि के नाम जाने जाते हैं और इस प्रकार लगभग 600 नए शब्द और सीख जाते हैं। साथ ही 4-4 व 5-5 व 6-6 शब्दों के वाक्य भी बोलने लगते हैं और सुनी हुई छोटी छोटी कहानियों को सुनाने लगते हैं। 4 वर्ष के बच्चों को मांसपेशियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां इतनी सशक्त हो जाती हैं कि उन्हें पढ़ना लिखना एक साथ सिखाना शुरू किया जा सकता है। 6 वर्ष की आयु पूरी करते करते वे अपनी योग्यता एवं क्षमता अनुसार एक व दो बच्चों के शब्दों के वाक्य पढ़ने भी लगते हैं और लिखने भी लगते हैं, पर यह सब कुछ उनकी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है। आगे बात करते हैं हम शिशुअवस्था संवेदनात्मक विकास। शिशुअवस्था एवं संवेगात्मक विकास। जन्म के समय शिशु केवल उत्तेजना का अनुभव करते हैं। 1 माह का होते होते वे सुख दुख का अनुभव करने लगते हैं। प्रथम वर्ष में उनमें प्रेम, क्रोध और भय के संवेग विकसित हो जाते हैं। 1 वर्ष का शिशु यह चाहने लगता है कि उससे संबंधित सभी लोग उसे प्यार करें। यदि उसके माता पिता किसी अन्य बच्चे की गोदी में लेकर प्रेम जताने लगते हैं तो उस बच्चे से ईर्ष्या करने लगते हैं। यदि कोई उसके मार्ग में बाधा डालता है तो क्रोध करने लगता है। 3 वर्ष की आयु पूरी करते करते शिशुओं में लगभग सभी प्रमुख संवेगों का विकास हो जाता है। आगे हम बात करते हैं लास्ट शिशुअवस्था में सामाजिक विकास। शिशुअवस्था एवं सामाजिक विकास। इन्फेक्ट एंड सोशल डेवलपमेंट। प्रथम 2 वर्षों में शिशुओं का व्यवहार मूल प्रवर्तनात्मक होता है। वह स्व केंद्रित होते हैं, केवल अपने सुख का ही सब कुछ समझते हैं। 2 वर्ष की आयु पूरी करते करते वे अपने माता पिता को भी प्रसन्न देखना चाहने लगते हैं, पर वे सम आयु के शिशु से ईर्ष्या करते हैं। वे उन्हें न अपने खिलौने चुनने देते हैं और न उनके साथ खेलना पसंद करते हैं। 3 वर्ष की आयु पूरी करते करते शिशु दूसरे शिशुओं के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने लगते हैं, अन्य शिशुओं के साथ खेलना पसंद करने लगते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होने लगते हैं और इस प्रकार उनका सामाजिक विकास होने लगता है। 6 वर्ष की आयु पूरी करते करते बच्चे समाज की भाषा सीख जाते हैं, उसकी व्यवहार विधियाँ सीख जाते हैं और छोटों के प्रति प्रेम भाव और बड़ों के प्रति आदर भाव प्रकट करने लगते हैं और इस प्रकार अपने समाज का समायोजन करने लगते हैं। 5 वर्ष और 6 वर्ष के बच्चे परानुभूति करने लगते हैं, दूसरों के सुख दुख को समझने लगते हैं और उनके मनोभावों को समझने लगते हैं, उनके साथ तदनुकूल व्यवहार करने लगते हैं। आगे विद्यार्थियों, LBS गनोरा की यूट्यूब चैनल में आज हम शिशुअवस्था के विकास की ये बात करी। अगली क्लास में और बात करेंगे। विद्यार्थियों, LBS गनोरा का यूट्यूब चैनल आपने देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हैव अ नाइस डे।